स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी शेयर के ऊपर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके फ्रेंड ने बताया या कोई टिप देखी या आज के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग राइट राइट राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया कैसे इन्वेस्ट करें, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जो टिप्स होती है वो सारी गलत होती है। इसको भी कई लोग बोलते हैं कि ये जुआ है, मतलब इसको जुआ बोलते हैं, है या नहीं? क्योंकि एनुअल रिटर्न अगर आप मान के चल रहे हो कि 12 से 15% की एनुअल रिटर्न मिल जाती है, तो आप क्या 7% रिटर्न में जाओगे? देखो, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ना? Right. तो हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है कि आपको जहाँ पे रिस्क आ रहा है, जहाँ पे आपको एक दिन में पैसा डबल हो रहा है, तो वहाँ पे रिस्क है, ठीक है ना? फिर हेरा-फेरी देखी हुई है, हेरा-फेरी देखी हुई है, आपको स्कीम बताता है कि 7 दिन में पैसा डबल, तो रिस्क था उस बंदे ने, रिस्क लिया। आपके हर महीने जुड़ते आपका एक कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा और 20-25 साल बाद आप देखोगे तो करोड़ों में वैल्यू उसकी हो जाएगी। बट इन्वेस्टिंग हैबिट होनी चाहिए। रिटर्न्स गारंटेड है कि मिलेंगे ही मिलेंगे? नो। वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज का फुल पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर करेंगे बात, एसआईपी के ऊपर बात करेंगे और डिपॉजिट के ऊपर बात करेंगे। बहुत कुछ आपको नई नई लर्निंग मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सीए दीपक गुप्ता जी। आज वो हमारे साथ हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। I'm C. Deepak Gupta, co-founder of Investment Pro Private Limited, and I have experience of 13 years in finance and taxation. सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे वर्क करता है? देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ स्टॉक्स मार्केट का। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी शेयर के ऊपर। आपने क्या तो खुद नॉलेज है तो आप खुद इन्वेस्ट कर देते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके फ्रेंड ने बताया या कोई टिप देखी या आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग राइट राइट राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया कैसे इन्वेस्ट करें, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जो टिप्स होती है वो सारी गलत होती है। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर असाइन होता है हर ईएमसीज के पास, और वो फंड मैनेजर जो कि पैसे को इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पे। तो एक पूल ऑफ मनी क्रिएट हो जाता है, आपके पैसे, मेरे पैसे और किसी के पैसे, इसी तरह से हजारों लाखों लोगों के जो पैसे हैं, चाहे वो 1000 रुपए दे रहे हो, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, वो सब पैसा को जो इकट्ठा होता है एक फंड मैनेजर है। जितनी भी एएमसीज बनी हुई है, उन एएमसीज में डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती है, उन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स पे डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजर होता है। तो वो फंड मैनेजर जो है वो हमारे बिहाफ पे वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। ओके, तो मतलब ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है। यस। बट क्या बोलते हैं इसमें, इसको भी कई लोग बोलते हैं कि ये जुआ है, जैसे स्टॉक मार्केट है। ओके। तो मतलब वो जुआ, मतलब अभी कोई रियल स्टेटमेंट नहीं है, बट फिर भी मतलब इसको जुआ बोलते हैं, है या नहीं? नहीं, देखो, म्यूचुअल फंड कोई भी जुआ नहीं है, कोई भी सट्टा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो कि हर कंपनीज में डिसाइड करा जाता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या डेट में इन्वेस्ट करना है या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। उसके बेसिस पे हर कंपनीज उस पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेक्टर किस चीज का है। इक्विटी का है तो वो इक्विटी के स्टॉक्स ज्यादा लेते हैं, डेट का है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें कोई जुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो चलता है वो एनएवी के ऊपर चलता है, और वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है उसके बेसिस पे ही एनएवी डिसाइड होती है। ये मतलब सेफ है? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड इज सेफ, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो पैसा लग रहा है वो खाली एक पर्सन का नहीं लग रहा है, लाखों लोगों का पैसा लग रहा है। तो जब लाखों लोगों का पैसा लग रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी उसके पीछे रेगुलेट करती है। सेबी इसको रेगुलेट करता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एमफी जिसको बोलते हैं, वो इसको रेगुलेट करती है। तो इसमें जितना भी जो पैसा लग रहा है वो स्टॉक मार्केट में एकदम से पैसा गिर जाता है, लोगों को लॉस लग जाता है, ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड कंपेरेटिवली सेफ है। अगर आप देखोगे एड भी देखते हो तो उसमें क्रिकेटर्स वगैरह जो भी आते हुए ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, जो उसमें रिस्क कम है। मतलब सेफ, बिल्कुल सेफ है? देखो, बिल्कुल सेफ, अगर आप बोलो कि फ्रॉड, तो फ्रॉड नहीं है। अगर आप बोलो कि सेफ, सब सेफ की डेफिनेशन ही होती है कि मैंने सपोज 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख रुपए मार्केट में लग गए हैं। अब स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का पैसा गिर गया तो वो 1 लाख रुपए मेरा डाउन हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो 1 लाख रुपए आपका एक स्कीम में नहीं लगता, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा लगता है। ओके। तो आप जब 1 लाख रुपए आपने 10 जगह पे लगाया, तो कोई गिरेगा या स्टॉक मार्केट गिरा है, किसी एक कंपनी का शेयर गिरा, तो एक ही शेयर डाउन जाएगा। तो आपका लेट्स सपोज 1000 रुपए डाउन चला गया, 2000 रुपए डाउन चला गया, लेकिन फिर भी आपका 95,000 या 99,000 रुपीज तो सेफ है, राइट? उसमें से आप कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि ठीक है भैया, मेरा पैसा, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, अब 1 लाख रुपए की वैल्यू आज रह गई 98,000 रुपए, तो आप निकाल लो।
आपको ज्यादा 2,000 का लॉस लगेगा। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में तो क्या 1-2 दिन में आपका पैसा की वैल्यू बहुत ज्यादा, स्टॉक 20-30% गिर जाता है। इसमें ऐसा नहीं गिरता है कि 20-30% एक ही दिन में गिर गया। जिस दिन आपको लग रहा है कि यार मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे जा रही लग रही है, तो आप उस उसको पैसे को विड्रॉ कर लो। कोई उसमें लिमिट तो है नहीं कि विड्रॉ करने की कोई लिमिट है। ओके, जैसे अभी आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर बताया, बट इसके साथ साथ हम बैंक में देखते हैं कि एफडी है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस वगैरह की पॉलिसीज रहती हैं। मतलब ये इस पे ही क्यों इन्वेस्ट करें? देखो, जो बैंक एफडी है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, आरडी है और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, दीज आर द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। उसका एग्जांपल बताता हूँ। एफडी में हमें इंटरेस्ट मिलता है 7 से 7.5%। ठीक है, सीनियर सिटीजन को 50%, 50 पैसा फालतू मिलता है। राइट। सो अब वो 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर 30% का इनकम टैक्स लग जाता है। तो आपको नेट रिटर्न आती है 5% के आसपास की। आपकी इन्फ्लेशन है 7%, तो आप इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं कर पा रहे हो। तो 5% आपके पास आया है और 7% की इन्फ्लेशन है, तो 2% आप नेगेटिव में रह रहे हो। राइट। बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हो तो उसमें 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। आरडी भी आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट देगी। रही बात पोस्ट ऑफिस, वहां पे आपका पैसा 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। सो आपको पता ही नहीं कि 15 साल बाद क्या होगा, क्या नहीं होने वाला। वहां पे आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब जब पोस्ट ऑफिस की स्कीम में 8 से 9% का इंटरेस्ट, मैं 15 साल के लिए पैसा क्यों ब्लॉक करूं मेरा? राइट। म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है, पहली चीज तो ब्लॉक नहीं हो रहा है। ठीक है, ईएलएसएस एक स्कीम ऐसी है जो टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें पैसा ब्लॉक होता है, दैट इज फॉर द 3 इयर्स। ठीक है, वो भी मैं रिलेटिवली सबसे कम टाइम बताता हूँ, मानता हूँ कि अगर मेरे को कहीं पैसा लगाना है तो जहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। अदरवाइज कोई स्कीम्स नहीं है जिनमें पैसा ब्लॉक हो रहा है। आज मैंने पैसा लगाया, मेरे को जो म्यूचुअल फंड में इजिली जो ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाती है, 12 से 15% की रिटर्न आराम से मिल जाती है। लास्ट ईयर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 30-40% की भी रिटर्न निकाल के दी है। मैं एवरेज बता रहा हूँ कि एनुअल रिटर्न अगर आप मान के चल रहे हो कि 12 से 15% की एनुअल रिटर्न मिल जाती है, तो आप क्या 7% की रिटर्न में जाओगे? पहली चीज, नहीं जाओगे। सेकेंडली, टैक्सेशन जो म्यूचुअल फंड में है, हर साल गवर्नमेंट आपको 1,25,000 रुपए का जो कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड में, वो एग्जम्प्ट देती है, जो कि एफडी में नहीं है। एफडी में मेरी जो भी इनकम हो रही है वो 30% में टैक्सेबल हो रही है, प्रोवाइडेड में 30% की स्लैब में हो। यहाँ पे मेरे को टैक्स लगता है 12.5%, 12.25% मेरा टैक्स लग रहा है। तो मेरे को टैक्स रेट भी कम पड़ रहा है, 1,25,000 का मेरे को स्लैब बेनिफिट भी मिल गया, प्लस मेरे को रिटर्न भी मिल गई। मैं आपको कम से कम रिटर्न बता रहा हूँ, मैं बहुत कंजर्वेटिव साइड में लेके चल रहा हूँ कि 12 से 15% की रिटर्न। म्यूचुअल फंड में लोग 20 से 25, 30% की रिटर्न भी निकाल लेते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है आप 30%, मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, ये डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम्स पे। जैसे कि अगर आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड की, आपको स्टॉक की नॉलेज है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लो। आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक फंड मैनेजर, आप एक इन्वेस्टर उसको ढूंढोगे, क्या बोलते हैं, एडवाइजर को। जैसे कि मैं एडवाइजर हूँ, आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को इतने रुपए लगाने हैं म्यूचुअल फंड का, मुझे नहीं पता कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाने हैं। आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट माई मनी। ठीक है, तो आपके बिहार पे मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड्स में लगेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। वो सीधा एनएससी बीएससी में के थ्रू पैसा लग जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं आने वाला है उस केस में। तो पैसा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपने मेरे को बोला कि आप लगा दो, तो मैं आपका पैसा लगा दूंगा। एंड आपको नॉलेज तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाकर पैसा लगा सकते हो। सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला ऑब्वियसली सही है। क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? नॉलेज नहीं है तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि आपके बिहाफ पे पैसा लगा दे, और फिर वो आपके ऊपर देखो, हम जब बात करते हैं तो एक पूरा एनालिसिस होता है पर्सन की प्रोफाइल का, कि उसकी इनकम कितनी है, कितने उसके एक्सपेंसिव है, किसकी कितनी उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कितनी उसके पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं, कितना वो चाहता है कि पैसा डबल हो या ट्रिपल हो, कितनी जल्दी वो चाहता है। सो हाउ हाउ मच रिस्क ही इज रेडी टू टेक। सो उसके बाद ये डिसाइड करा जाता है कि किस किस फंड्स में पैसा लगना है। सो सेफली अगर मैं खेल के चल दूं, सेफली चलूं, तो 12 से 15% रिटर्न आराम से एवरेज मिलती है, जो कि एक मार्केट में ट्रेंड है कि इतना मिल जाता है आराम से। तो वो रिटर्न अगर हमें मिल जाती है तो हमें कोई और चीज की टेंशन नहीं आती। 15% रिटर्न मिल जाती है तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बाकी क्या करने की जरूरत है? मतलब बस एफडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो और सेफ भी है, सब कुछ है। सेफ भी है आपका। सही है। अभी आपने बताया म्यूचुअल फंड के बारे में कि मतलब ये सेफ भी है, सब कुछ मतलब हमें पता लगा, ठीक है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूँ? लालच होता है ना बंदे को, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? देखो, अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहते हो। देखो, म्यूचुअल फंड आप 500 मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हो,
₹500 मिनिमम से आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड 500 में से यस, शुरू? ओके। म्यूचुअल फंड में ₹500 से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है? अब कैसे स्टार्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है या कितने पैसे हैं जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। राइट। देखो हम जब किसी से बात करते हैं हम ये कहते हैं देखो एक्सपेंस करने की, खर्चे करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितना भी पैसा कर दो, खर्च कर दो, लेकिन उसी पैसे को जो आप जोड़ने की हैबिट डाल देते हो, म्यूचुअल फंड में लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो पैसा धीरे-धीरे जुड़ने लग जाता है। आपके अकाउंट में लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी की सैलरी ₹20,000 की है, वो भी कर सकता है म्यूचुअल फंड। किसी की 1 लाख की है, वो भी कर सकता है एंड किसी की 10 लाख की है, वो भी कर सकता है। तो तीनों का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। 20,000 वाले की म्यूचुअल फंड की एसआईपी जो हम बोलते हैं कि मंथली इतना वो इन्वेस्ट करेगा, वो हो सकती है 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी कितनी खर्चे अपने ऊपर पाल रखे हैं। तो अगर उसके ज़्यादा खर्चे नहीं है, तो जितने-जितने उसमें पैसे आ रहे हैं, उतने के उतने जो लगा सकता है। अगर उसके पास खर्चे ज़्यादा हैं, उसने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है या उसने और कहीं से लोन ले रखा है और अपने ऊपर ईएमआई का बर्डन ज़्यादा डाल रखा है, तो उसके पास जितना पैसा बचेगा, उसमें से ही वो कुछ इन्वेस्ट करेगा। राइट। ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। और इसकी टाइप्स कितनी है? देखो म्यूचुअल फंड की ना कई टाइप्स होती है, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जैसे कि इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेट के म्यूचुअल फंड्स हो गए एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हो गए। कुछ अदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हो गए जो कि टैक्स सेविंग के लिए होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि जो कि आजकल सेक्टरल स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि वो सारा उस पर्टिकुलर सेक्टर में लगाएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, किसी ने लगा दिया आईटी सेक्टर में लगा दिया, वो खाली आईटी सेक्टर की कंपनीज ही पकड़ेगा वो म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर का है तो वो आपका और किसी में लगा देगा। पीएसयू उसकी म्यूचुअल फंड है, पीएसयू में लगाएगा। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे आ रहे हैं जो बाहर की कंपनीज में लगा देते हैं कि क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट का तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बाहर के स्टॉक मार्केट का बेनिफिट कैसे मिले? तो जो कंपनी जैसे कि गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, एडोबे हो गई, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स उनमें भी लगा देते हैं। तो वो सारा म्यूचुअल फंड को बोलते हैं सेक्टरल स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स। ओके। अभी मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड में, ठीक है? तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मुझे परसेंटेज भी ज़्यादा आए और ये जो आपने बताया, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे यस, में, है ना? यस। तो वो कैसे करेंगे स्टार्ट? देखो म्यूचुअल फंड में परसेंटेज ज़्यादा आए और कैसे स्टार्ट करना है, म्यूचुअल फंड में अलग-अलग स्कीम्स होती है। जो इक्विटी वाली स्कीम्स होती है, जो ईएलएसएस स्कीम्स होती है, वो स्कीम्स होती है सेफ, जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। ओके। जो कि इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज़ हो गई, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो बैंक्स। गया, बैंक्स हो गए, आईटीसी हो गया, ताज हो गया, जो बड़े-बड़े ब्लू चिप कंपनीज़ हैं इंडिया की। उन कंपनीज़ में जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, वो लार्ज कैप वाली म्यूचुअल फंड्स करते हैं एंड ब्लू चिप कंपनीज़ में उसको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। फिर आते हैं कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड जो मैंने पहले बताया वो था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जो कि बड़ी कंपनीज़ में लगा रहा है। देन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हो गया एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हो गया, जो कि लगाते हैं अब छोटी-छोटी कंपनीज़ में डिपेंडिंग ऑन दी कि कंपनीज़ कौन-सी छोटी है जिसमें फंड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? तो अब उसमें आप ये कर सकते हो कि आपका ये डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कितना लेना है। जो बंदे रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं देखो रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ना? राइट। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ही मेरा मैं 30% रिटर्न भी आ जाए और रिस्क भी 0, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में या क्या कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है कि आपको जहाँ पे रिस्क आ रहा है, जहाँ पे आपको एक दिन में पैसा डबल हो रहा है, तो वहाँ पे रिस्क है। ठीक है ना? फिर हेरा-फेरी देखी हुई है, हेरा-फेरी देखी हुई है, आपको स्कीम बताता है कि 7 दिन में पैसा डबल, तो रिस्क था उस बंदे ने रिस्क लिया, तो सेम यहाँ पे है। अगर आप रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं पैसा भी ज़्यादा मिल सकता है, तो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड जो होते हैं स्मॉल कैप हो गए मिड कैप हो गए, वो फंड्स में क्या है थोड़ी-सी रिटर्न्स ज़्यादा आती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको मिक्स रखना चाहिए। कुछ आपने लार्ज कैप और ब्लू चिप रख लिया 50-60% ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड देन कुछ स्टॉक्स आपने मिड कैप के ले लिए, कुछ स्टॉक्स आपने स्मॉल कैप के ले लिए। तो उससे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस हो जाता है। स्मार्टली चलना चाहिए। स्मार्टली चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे पैसे आपने स्मॉल कैप में डाल दिए। अब सब स्मॉल कैप में डाल दोगे पता चला क्योंकि स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल होता है। स्मॉल कैप क्या है कि मार्केट गिरेगा तो बहुत ज़्यादा डबल गिरेगा, बढ़ेगा तो डबल बढ़ेगा। ओके। ठीक है? तो वोलेटाइल ज़्यादा है। तो सारा का सारा पैसा अगर आप स्मॉल कैप में लगाओगे तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो उस वजह से आप बैलेंस करके चलते हैं तो आपको रिटर्न्स थोड़ी अच्छी बैलेंस भी मिल जाएगी एंड ठीक रिटर्न्स भी मिल जाएगी। मतलब ये जैसे आपने 3 चीज़ें बताई, ये इसके टाइप्स बोल सकते हैं? यस, आप बोल सकते हो टाइप्स की लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स
ठीक तो है। उन तीनों काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। अभी आपने टाइप्स तो उसकी बता दी कि 3 टाइप्स के हैं, तो अभी हम कैसे सिलेक्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए और कौन से में नहीं जाना चाहिए? देखो, म्यूचुअल फंड में जाने के लिए मैंने 2 चीज़ बताई आपको, क्या तो आप कोई एडवाइज़र से बात करो, जिसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है मतलब उनकी कुछ परसेंटेज तो, पर्सन। मतलब जैसे एडवाइज़र लेंगे, तो उनसे उनकी कुछ परसेंटेज होगी बीच में या फिर कुछ फीस होगी, तो फिर देन हमें आगे बताएँगे। आगे वो बताएँगे, ठीक है? ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन हो गया कि आपको नॉलेज है, जैसे कि आप चेक करो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है उसका, शार्प रेशियो कैसा है उसका, उसका बीटा कैसा है। अगर आप उसके सारे रेशियोज़ चेक करते हो, वो रिटर्न्स कितनी कंसिस्टेंटली दे रहा है। एक तो रिटर्न हो गई कि 1 साल की रिटर्न हो गई। 1 साल की रिटर्न से तो हमें पता चल गया कि उस साल में म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन हमें ये 1 साल की रिटर्न नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म की रिटर्न चाहिए। राइट। तो हमें कंसिस्टेंटली उसकी 4-5 साल की रिटर्न्स चेक करनी पड़ेगी कि पिछले 5 साल में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितनी रिटर्न्स दी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए कि कितना उसका म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस होता है उस पर पूरे पोर्टफोलियो को, फंड को मैनेज करने में। तो ये सारे रेशियोज़ आप चेक करो, उसके बाद ये चेक करो कि उसकी रिटर्न्स कितनी कंसिस्टेंट है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या ये म्यूचुअल फंड नहीं है। उसके बाद जो मैंने बताया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको रिस्क कितना लेना है। अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड कि कौन-सी स्कीम्स में आपको जाना चाहिए। राइट। तो ये सब कैसे सीखें? आपके चैनल पे तो सीखेंगे ही, इसके साथ-साथ मतलब प्रॉपर डिटेलिंग में कैसे जाएँ? देखो, सीखने के लिए क्या तो आपको कोई कोर्स करें या फिर यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे वीडियोज़ कंटेंट अवेलेबल हैं, ठीक है? हम खुद भी बहुत सारे वीडियोज़ कंटेंट शेयर करते रहते हैं। तो सीखने के लिए तो ये है कि प्रॉपर कोर्स करें। एनआईएसएम का एक कोर्स आता है जो कि कोई करना चाहे तो वो कोर्स कर सकता है। एंड यूट्यूब चैनल आजकल यूट्यूब उसमें चैनल पे काफ़ी, कर सकते हाँ, हैं। बट ऐसा नहीं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप चले गए, यू नीड टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट यूट्यूब चैनल कि सही है, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके। तो मुझे लग रहा है कि मतलब सीखने से मतलब म्यूचुअल फंड में आना है, तो वीडियोज़ देखनी है या जो भी है, उससे पहले कि हमें एडवाइज़र मुझे लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन है, देखो, ऑब्वियसली क्योंकि स्टार्टिंग करने में। हाँ, हुँ, आप जॉब कर रहे हो, हुँ, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड एक आपकी पैसिव इनकम है। हुँ, म्यूचुअल फंड आपकी एक्टिव इनकम नहीं है। दिस इज़ नॉट योर मेन सोर्स ऑफ इनकम। राइट, दिस इज़ व्हाट यू आर अर्निंग। उस अर्निंग को जो इन्वेस्ट करके जो इनकम होगी वो पैसिव इनकम है। राइट, तो अब आप क्या तो आप अपनी जॉब में ध्यान लगा लो या म्यूचुअल फंड में ध्यान लगा लो या बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में ध्यान लगा लो। राइट, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भैया मैं तो मेरी एक्टिव इनकम को डबल करना चाहूँगा, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? और ये वाला काम लेट्स सपोज़ आज मेरी एक्टिव इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ की है, राइट, तो वो 2 लाख पर मंथ को मैं 4 लाख पर मंथ करना चाहूँगा सो दैट उसमें से मेरे को, अगर मैं आज 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं अगले महीने से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करूँ। अगर मेरी एक्टिव इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो मेरी पैसिव इनकम का क्या फ़ायदा? राइट, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड आपकी पैसिव इनकम है। ये आपको जो एफडी में पैसा ना रखने की जगह, आरडी में पैसा ना रखने की जगह, ट्रेडिशनल पैसा ना रखने की जगह, हम ये सजेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप सब कुछ छोड़ के म्यूचुअल फंड करना सीख जाओ, उसमें चले जाओ म्यूचुअल फंड में आप पूरा टाइम दिन उसमें रात लगा एक दो, कर दो। ठीक है? तो आप अपने बिज़नेस पे ध्यान दो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, ठीक है? वहाँ से आप अपनी इनकम को ग्रो करने की कोशिश करो। राइट, वन्स इनकम इज़ आपकी बढ़ जाएगी, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में किसी भी एडवाइज़र के थ्रू या किसी भी स्कीम में जो आपको लगता है कि ठीक है, उन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ये बेस्ट वे है मुझे ऐसा लग ऑब्वियसली रहा है। ओके, म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों एक ही है? देखो यार, सबसे आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि एसआईपी ही म्यूचुअल फंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हाँ, म्यूचुअल फंड अलग है एंड एसआईपी उसका एक पार्ट है, ठीक ओके, है? ओके, तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, अब हुँ, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप एसआईपी कर लो जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट, और दूसरा तरीका है कि लंप सम, कि आपने इकट्ठा लगा दिया। इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, आरडी और एफडी। ओके, आरडी में क्या होता है कि हर महीने आप डिसाइड कर देते हो कि इतना पैसा मेरे अकाउंट से कट जाए, सही। चाहे वो 2,000 हो 5,000, तो हर महीने उतने-उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। हुँ, हुँ, और एफडी पे होता है कि आप इकट्ठा जब आपका मन करा 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट से जाके जमा करा दिए और एफडी कर दी। कर दी, सेम म्यूचुअल फंड में काम करता है एसआईपी एंड लंप सम। एसआईपी होती है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके आपने डिसाइड करा कि हर महीने आप 5,000 की एसआईपी करोगे, तो हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कट जाते हैं। और लंप सम आपने बोला कि यार मार्केट डाउन चल रहा है तो चलो ठीक है, 1 लाख रुपए मार्केट में निकाल के लगा देते हैं, तो हो गया लंप सम। तो इस तरीके से एसआईपी एंड लंप सम आर द 2 मेथड्स जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। ओके, 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 ओके।
तो हम तो यही समझते थे कि एसआईपी म्यूचुअल नहीं, फंड, बहुत से लोगों को मिथ है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड सेम है, बट ऐसा नहीं है। मतलब वो सोचते हैं कि एसआईपी सीख लेंगे तो म्यूचुअल फंड भी होगा, यस, सब कुछ हो गया यार। नहीं मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि एसआईपी क्या है, लगाने का तरीका है। हम ये बोलते हैं कि एसआईपी अगर आप कर लोगे तो एक आपकी हैबिट बन जाएगी इन्वेस्ट करने की, इन्वेस्टिंग हैबिट सुधर जाएगी। क्योंकि आपकी सैलरी आई सपोज 7 तारीख को, आपने 8 तारीख की सिप लगा दी। अब 7 तारीख की सैलरी 8 की सिप लग गई, तो ये समझ लो आपकी 20,000 की सैलरी है, आपने 3,000 की सिप लगा दी, तो 3,000 आपके अकाउंट से 8 तारीख को कट जाएंगे कट ऑटोमेटिकली। जाएंगे, राइट। अब आपको ये समझना है कि मेरी सैलरी 17,000 रुपए ही है, और उस 17,000 से ही मेरे को मेरे घर के खर्चे चलाने हैं। अब वो 3,000 आपके हर महीने जुड़ते 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 आपका एक कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। अगर वो 3,000 5,000 आप जोड़ते हो और 20-25 साल बाद आप देखोगे तो करोड़ों में वैल्यू उसकी हो जाएगी। बट इन्वेस्टिंग हैबिट होनी चाहिए, कंपाउंडिंग हो जाएगा फिर वो। कंपाउंडिंग हो जाएगा वो। ओके ओके तो वो ओके, कंपाउंडिंग का ही खेल है म्यूचुअल फंड का सारा। सही है, सही है, यही सही है। मतलब म्यूचुअल फंड, उसके आगे टू टाइप्स, लमसम और एसआईपी, यस। और जिसको हम समझते थे एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसके आगे मतलब काफी चीजें हैं अंडर उसके, की जैसे स्टॉक मार्केट में होता है काफी कुछ होता है, इसके अंदर काफी कुछ जैसे चीजें। एसडब्ल्यूपी भी आती है एक टर्म, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ओके जो कि ओके, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आफ्टर सम एज, जैसे जब आप एजेड हैं, आपकी एज 65 हो गई, 70 हो गई, या 60 हो गई, अब आपने बोला कि मुझे अब काम नहीं करना, ठीक है, आई वांट टू डू माई लिव माई रिटायर लाइफ, अब आपको रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है। तो उस केस में आपका कॉर्पस हो गया 5 करोड़ रुपए का, तो आप उस कॉर्पस में से हर महीने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आप डिसाइड करो उतना पैसा आप निकाल लोगे। उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। वो सिस्टमेटिक विड्रॉ करेगा, और आपका कॉर्पस जो है वो स्टिल मार्केट में लगा हुआ है, वो आपको स्टिल रिटर्न देता रहेगा। और 2 लाख रुपए हर महीना आप निकाल भी लोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा आपके कॉर्पस का। मुझे लगता है ये तो नहीं पता होगा सबको ये नहीं, चीज। ये एसडब्ल्यूपी के बारे में लोगों को नहीं पता है। एसआईपी के बारे में बस सबको पता है। एसआईपी सबने सुना हुआ है, बट एसडब्ल्यूपी इज मोर पावरफुल देन एसआईपी। मतलब ऐसे उसमें मंथली नहीं कटते, मंथली आते हैं। मंथली आते हैं, आप विड्रॉ कर लेते हो। ओके, कि जैसे अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे एलआईसी के प्लान्स होते थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि आप आज पैसा दो और 25 साल बाद आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा मिलता जाएगा, राइट हर महीने इतने इतने रुपए। तो राइट, ऐसा ही आपने आज से लगाना स्टार्ट करा, सपोज म्यूचुअल फंड में 5,000 की या 10,000 की सिप लगाई, आपने 20 एक साल की या 25 साल की सिप लगा दी, एंड वो 25 साल की सिप लगाने के बाद क्या होगा कि आपका एक कॉर्पस बन जाएगा। राइट, राइट नाउ भी कैलकुलेटर नहीं है तो बता देता कितना बन जाएगा। लेट्स सपोज आपका 5 करोड़ का कॉर्पस बन गया उस 20 साल में। अब वो 5 करोड़ में से आप हर महीने 2-2 लाख रुपए निकाल लो, तो भी आपके कॉर्पस का कुछ नहीं जाएगा आने वाले 20 साल तक भी, और वो कॉर्पस डबल ही हो जाएगा उससे। क्या बात है, काफी इंटरेस्टिंग थी ये चीज। यस, आपने एसआईपी के बारे में बताया, वो तो मतलब पता लग गया, बट इसके बाद एक और चीज होती है, स्टेप अप एसआईपी। यस। इसका क्या लॉजिक है? देखो, स्टेप अप एसआईपी ये होते हैं कि एसआईपी में होता है एक फिक्स अमाउंट कटता रहेगा पूरे टेन्योर के लिए। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि आपने बोल दिया कि 1 साल तक मेरे 5,000 कटे, एंड अगले साल से हर साल में 10% एक अमाउंट को इंक्रीज कर दूंगा। सो पहले साल मेरा कटा 5,000 रुपए, अगले साल कटेगा 5,500, एंड उसके अगले साल कटेगा 5,500 का, आप 10% और ऐड कर दो। सो हर साल कुछ ना कुछ पैसा उसमें ऐड होता जाता है, उसको बोलते हैं स्टेप अप, मीन्स हम ऊपर जाते जा रहे हैं। नॉर्मल एसआईपी में ऐसे चल रही है एसआईपी, सेम कि मतलब मंथली पैसे कट रहे मंथली पैसे सेम सेम लेवल का कट रहा है, 5,000 रुपए 20 साल तक कटेंगे। हैं। ओके, स्टेप अप में बढ़ जाएगा। उसको हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है हमारा। आज हमने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भी 5,000 रुपए की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा अपना धीरे धीरे बढ़ाओ, ताकि वो 10 साल बाद वो इन्फ्लेशन को भी कवर कर ले। नहीं नहीं, वो हमें बोलना पड़ता है या खुद ऑटोमेटिकली पड़ता रहता है? वो देखो, सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होते हैं, स्टेप अप एसआईपी करनी है, या फिर आप अपने एडवाइजर को बोल सकते हो, या फिर जो आप एप्स यूज करते हो उन एप्स में ऑप्शन होता है स्टेप अप एसआईपी, तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मैनुअली भी चेंज करो, कि मैनुअली में क्या है कि याद रखने की झंझट है कि कौन याद रखे कि कब लगाया था, कैसा करा। तो उस बेस्ट है सिस्टम में डाल दो कि आप ठीक है, मेरे को स्टेप अप एसआईपी करनी है। स्टेप अप कितने का करना है, 5% का स्टेप अप करना है, 7 का करना है, 10 का करना है, अकॉर्डिंगली आप सेटअप कर सकते हो स्टेप अप एसआईपी को। तो वो साल के बाद बढ़ते रहेंगे? हाँ, वो हर साल के बाद बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। आज आप 5,000 रुपए जमा करा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ही 5,000 की जोड़ोगे, आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी 10 साल राइट बाद। राइट राइट, तो ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी बढ़ती जाएगी। ओके। मतलब जैसे मेरे एक क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे हम्म, कि जैसे मान लो किसी ने 20 साल की एसआईपी करी,
15 साल कर ली, अभी उसको लग रहा है कि मुझे स्टेप अप करना है, तो यस। वो पॉसिबल है? हाँ, 15 साल बाद भी आप स्टार्ट कर उसी सकते हो। उसी उसी हाँ, उसी उसी ऐसे? एसआईपी में आप 15 साल बाद स्टेप अप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब उतना ही फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें हमारा हमारा इसमें जो होता है ना कि ग्रोथ होती है, ग्रोथ होता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड में आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है। आपने आज जो सपोज वट एवर फंड्स लगाए, जितने भी इन्वेस्ट करे, उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, क्योंकि वो मार्केट में लग जाता है और एक एनएवी आ जाती है। तो वो आज 2 लाख रुपए लगाए, उन 2 लाख की वैल्यू 4 लाख हो गई, फिर 6 लाख हो गई, फिर 10 लाख हो गई। तो उस तरीके से वो पैसा ग्रो होता रहता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता उसमें। परसेंटेज बोल सकते हाँ, हैं। परसेंटेज ग्रो होती रहती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं XIRR या CAGR जो भी है। तो वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इतनी हमारी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ हो गई हमारी। ओके, यस। तो ये तो मुझे लग रहा है एसआईपी से बेस्ट ऑप्शन है। यस, स्टेप अप SIP क्योंकि इन्फ्लेशन कवर कर रहा है, ठीक है ना। मैं 10-15 साल बाद मेरी सैलरी भी डबल ट्रिपल हो जाएगी, हम्म, ऑब्वियसली उस टाइम तक मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो स्टेप अप SIP आज से करके चलोगे तो ऑब्वियसली 10 साल बाद ऑटोमेटिकली वो आपका राइट राइट, इन्फ्लेशन को भी कवर टेंशन कर लेने की देगा। जरूरत नहीं टेंशन पड़ेगी। लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सही बात है। तो इसके अलावा भी कुछ और है एसआईपी में? नहीं, एसआईपी में यही दो ऑप्शन है, नॉर्मल एसआईपी कर लो या स्टेप अप एसआईपी कर लो। तो आजकल हम यही रिकमेंड करते हैं कि स्टेप अप कर सकते हो तो वो बेस्ट है ऑप्शन। और नहीं है तो कुछ भी ना हो तो चालू कर लो बस। एसआईपी चालू कर हाँ, लो, राइट। मतलब पैसा जोड़ना चालू कर लो, जोड़ने की हैबिट चालू कर लो। अगर आप जोड़ना ही स्टार्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कभी भी वो आदत बनेगी ही नहीं कि हाँ मेरे को पैसा जोड़ना है। तो स्टार्ट नाउ। तो मतलब इसमें एक और क्वेश्चन है कि जैसे एसआईपी, आपने आंसर दे दिया था कि एसआईपी क्यों करें, है ना, आपने इंपॉर्टेंस बता दी उसकी। बट कई लोगों को अभी भी वो वहम, कहते हैं ना, वहम बड़ा होता है कि एफडी आरडी में ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो, जो पुराने हाँ, लोग हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऑब्सोलीट पुरानी चीजें हो जाती है। अब स्टॉक मार्केट में आप जा नहीं सकते क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है एंड रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या तो आप ट्रेडिशनल तरीके करते रहो, 5-6% की रिटर्न लेते रहो, ठीक है, क्योंकि एफडी में आफ्टर टैक्स आपको 5% की रिटर्न ही मिल रही है, राइट। कोई फायदा नहीं है। एंड नई जनरेशन आ रही है, उनको सब चीजें पता है, सब लोग आजकल मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर। राइट। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है, वो लोग, जो नए लोग आ रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ काफी जागरूक है। एंड म्यूचुअल फंड का अगर आप देखोगे तो पिछले महीने में आई थिंक 23-24 हजार करोड़ का इन्फ्लो आया है म्यूचुअल फंड्स में, तो जो कि हर महीने इंक्रीज होता जा रहा है। विच मीन्स लोग जागरूक है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लग रहा है। जितना लगेगा उतना बढ़ेगा भी। ऑब्वियसली जितना लगेगा हाँ। उतना बढ़ेगा। आप ट्रेडिशनल में लगाओगे तो उतना का उतना स्लो ही चलेगा, यहाँ पे लगाओगे तो मार्केट के हिसाब से लिंक्ड है, तो मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स मिलेगी। सेंसेक्स देखो कितने साल पहले 25,000 में था, आज वो 80,000 क्रॉस कर चुका है। सो मार्केट तो बढ़ ही रहा है, अब मार्केट के साथ बढ़ना है तो ऑब्वियसली क्या तो स्टॉक मार्केट में जाओ या म्यूचुअल फंड में जाओ। स्टॉक मार्केट में आप जा नहीं सकते हो क्योंकि नॉलेज नहीं है आपको। और म्यूचुअल फंड में जिनको नॉलेज नहीं है वो एक एडवाइजर को, हाँ, वो जिनको नॉलेज नहीं है, हाँ, वो एक एडवाइजर को थोड़े बहुत फंड सेलेक्ट कर लें कि इन फंड्स में कौन कौन सी स्कीम्स अच्छी है, उन स्कीम्स में वो जा सकते तो हैं। अभी मेन क्वेश्चन इसके बीच में ये आएगा कि एडवाइजर कैसे सेलेक्ट करें। देखो, एडवाइजर सेलेक्ट करने के लिए क्या तो आपका नोन हो कोई पर्सन, दोज हु आर वर्किंग, और आप उसके क्लाइंट्स चेक करो कि कितने क्लाइंट्स हैं, हाउ मच AUM ही इज मैनेजिंग। तो ऐसे चेक कर सकते हैं? आपको उससे पूछना पड़ेगा, ओके। ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको खुद को पता चल जाएगा कि बंदे के पास कितना क्लाइंट बेस है, कितना AUM है, कितने क्लाइंट्स हैं। जब आप वो सारी चीज देखोगे तो देखोगे हाँ, इफ ही इज मैनेजिंग गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, गुड नंबर ऑफ AUM, तो कुछ सही कर रहा होगा तभी मार्केट में बैठा है। ओके, ठीक है। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नॉर्मल पर्सन है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, Yes. उनको सबको ही ये लगता है, मैं बार बार इस क्वेश्चन पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं, ठीक है। तो किसी दोस्त को पूछ लो या किसी को पूछ लो, वो ये बोलते हैं FD कर लो, RD कर लो, या पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी कर लो, ठीक है। 3 चीजें हैं सबके दिमाग में, ठीक है। या तो फोर्थ है स्टॉक मार्केट, उसमें कोई जाता नहीं है, जाता है तो लॉस करके वापस आ जाता है ना। तो इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल के साथ अच्छे से आप बताएं क्यों करें। देखो, आजकल है ना सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा सा आजकल एक पोस्ट चल रही है जिसमें बताया गया कि अगर आप चेंज नहीं होते हो, ठीक है, तो आप खत्म हो जाते हो। राइट। जैसे कि एक कंपनी होती थी आज से 20-25 साल पहले, कोडेक कंपनी, कोडेक। उसी के सारे वो रील्स मतलब जो पुराने कैमरे आते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। जिनसे रील्स बनती थी, कोडेक का ही कैमरा आता था, कोडेक की ही रील्स आती थी। मतलब आपको वीडियोग्राफी के में किंग थी वो कंपनी, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुई। एम्बेसडर का एग्जांपल ले लो,
टाइम के हिसाब से चेंज नहीं, उनको लगता था जो हम कर रहे हैं वही ट्रेंड है, ठीक है, वो खत्म हो गई। सो अगर आप टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते हो, तो आप खत्म हो जाते हो। पहले क्या था कि एफडी में गवर्नमेंट्स भी रिटर्न्स अच्छी दे देती थी, आपको रिटर्न्स अच्छी मिलती थी और आपके पास इतने डिजिटली ऑप्शंस नहीं होते थे, तो आप एफडी में जाके इन्वेस्ट कर देते थे। आज के टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महँगाई बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम पे आपके पास क्या था, आप 2 जोड़ी कपड़े में, 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकाल देते थे। आज के टाइम पे आपके खर्चे इतने हैं कि आपको इनकम चाहिए, तो आपकी जो एक्टिव इनकम है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम ही आपकी इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है कि आप अपने खर्चे भी बियर कर लो। उसके बाद आपके प्लान्स हैं कि भई मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बच्चे के लिए शादी करनी है, बच्चे के लिए मुझे पढ़ाई के लिए उसके पैसे रखने हैं। तो वो सारी चीज़ कैसे पूरी हो पाएगी? अगर आप 5% की रिटर्न के हिसाब से चलोगे, क्योंकि 7% तो इन्फ्लेशन ही है। तो जिस तरह से कोडक कंपनीज़, एम्बेसडर और बाकी कंपनीज़ चेंज नहीं हुई विद द टाइम, उसी तरीके से अगर आप भी चेंज नहीं होगे टाइम के हिसाब से और पुराने इन्वेस्टमेंट तरीकों में इन्वेस्ट करते रहोगे, तो ऑब्वियसली आप भी ऑब्सोलीट हो जाओगे, क्योंकि एफडी हम आज के टाइम पे हम जो बोलते हैं उसको ऑब्सोलीट प्रोडक्ट बोलते हैं। सेविंग बैंक, एफडी, आरडी। अब म्यूचुअल फंड में जब मेरे को 12 से 15% की रिटर्न ऑन एन एवरेज सेफली मिल जाती है, तो मैं क्यों जाऊँगा 7% की रिटर्न में इन्वेस्ट करने के लिए? क्यों मैं जाऊँगा 5% की रिटर्न के लिए? एंड पोस्ट ऑफिस में क्यों मैं 15 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक करूँगा? 15 साल में तो मैं पता नहीं कितनी बार मेरे पैसे को डबल कर लूँगा। राइट। राइट, सो ये क्या है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि रील्स आजकल बहुत सारी बन रही है और उनको भी ये समझना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले के टाइम पे पेरेंट्स देखो फोन यूज नहीं करते थे, आजकल सारे के सारे पेरेंट्स फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं। अब वो वहां तो चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जरूरत है उनको चेंज होने की, वहां पे वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसमें कैसे ट्रस्ट दिलाएं उनको कि जैसे आपने एडवाइजर के बारे में बताया कि ये चेक कर लो, वो ऐसे जैसे हर चीज आती है ना, तो उसके साथ में फ्रॉड फ्रॉड चीजें भी आती हैं, तो हम कैसे देखो, जो एएमसीज हैं, देयर हम्म, आर 44 एएमसीज, हम्म, वो सारी सेबी में रजिस्टर्ड है, वो सारी एमपी पे रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, देखो, मैं बोलूंगा कि कोई भी लिंक्स पे या जो मैसेजेस आते हैं उन पे विश्वास ना करें, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आ रहे हैं उन पे विश्वास ना करें। आप जेन्युइनली क्या तो अपने बैंक में जाके या अपने एडवाइजर के पास या कोई जो ट्रस्टवर्दी अच्छे अच्छे ब्रोकर्स की ऐप्स हैं, जो कि बड़े बड़ी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट का भी काम करती हैं, उनके पास म्यूचुअल फंड्स भी है। तो वहाँ पे कहीं पर भी आप अपना अकाउंट खुलवा के वहाँ पे एसआईपी या लमसम कर सकते हो। बैंक पे भरोसा कर सकते हो तो बैंक उस में पे क्यों नहीं तो करेंगे? आराम से कर सकते हो, तो हाँ। बैंक भी करते हैं। प्लस आप एडवाइजर के थ्रू जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि ठीक है, आपको एसआईपी करनी है या आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, या फिर इन्वेस्ट करने से पहले आप समझो कि भाई उनसे डिस्कस करो कि मेरी इतनी इनकम है, मैं कितना पैसा बचा सकता हूँ, कितना लगाना चाहिए मुझे, कितना मुझे लिक्विड पैसा रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लिक्विडिटी भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना भी पैसा आया सारा सारा उठाया और म्यूचुअल फंड में डाल दिया और म्यूचुअल फंड फिर डाउन है, आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो आपको सारे के सारे पैसे को नहीं डालना है, लिक्विड मनी कुछ अपने पास रखनी है और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना? तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तरीके मैंने बता दिए। कोई भी ऐसी कोई चिट फंड जैसी स्कीम्स नहीं आती यहाँ पे कि कहीं पर भी जाके लगा दिया। एएमसीज है, उन्हीं एएमसीज में पैसा लगेगा और कहीं पैसा नहीं लगेगा। उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम, उन्हीं स्कीम्स में पैसा लगेगा सिक्योरिटी के साथ। सिक्योरिटी के साथ। राइट, 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 ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट में, जैसे हमने 3 टॉपिक पे बात करी और म्यूचुअल फंड पे बात करी, इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर? देखो, इन्वेस्टमेंट में तरीके तो बहुत सारे हैं। हम्म, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कि आप लिक्विड मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफडी कर सकते हो। बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है जिसमें 2-3% इंटरेस्ट मिलेगा। अब सपोज आप, लिक्विडिटी हर पर्सन की डिपेंड करती है उसकी लाइफस्टाइल पे, उसकी अर्निंग पे। तो आपके लिए लिक्विडिटी एक्स अमाउंट हो सकती है, किसी और के लिए एक्स प्लस हो सकती है, किसी और के लिए एक्स माइनस भी हो सकती है। सो ही नीड्स टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए कितना पैसा मुझे लिक्विड रखना है। अब जो लिक्विड पैसा रखा उसको एफडी में डाल दो, क्योंकि 2% 3% से अच्छा तो 7% ही है, ठीक है ना? तो वो राइट, लिक्विड मनी को आप एफडी में डाल दो। राइट, आपको जब चाहिए एफडी आज के टाइम में 1 क्लिक से आप रिडीम कर सकते हो। राइट। एनी टाइम जब भी आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंसी आ जाए, आप उसको रिडीम कर लो, ठीक है? और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, यूलिप्स हैं और सब, वो वी डू नॉट सजेस्ट, क्योंकि आज के टाइम पे ना वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डबल योर इन्वेस्टमेंट्स, या उस पैसे को 15 साल तक आप एलआईसी का वेट करते रहते हो, 15 साल तक आप यूलिप का वेट करते रहते हो, 15 साल तक आप और किसी प्रोडक्ट का वेट करते हो कि वो आपको रिटर्न्स देगा।
तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है फॉर इन्वेस्टर की यार 15 साल बाद रिटर्न्स आनी स्टार्ट होगी, 15 साल बाद पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पैसा आप देख भी पा रहे हो कि कितना ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, जब ज़रूरत हो तो आप निकाल भी सकते हो। तो इसके अलावा कुछ और? देखो उसके अलावा और कुछ तो मैं स्टॉक मार्केट का मैं बोलूँगा कि वो अगर ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप वहाँ पे चले जाओ कि अगर आपको नॉलेज है, इफ यू हैव द इनफ नॉलेज तो आप वहाँ जा सकते हो। ईटीएफ आजकल बहुत चल रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड ऑप्शन, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट और कर सकेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यस। अभी आपने बता दिया कि हम इसके बेनिफिट्स बता दिए क्या हैं, सब कुछ हमने जान लिया, ठीक है। अभी जैसे एफडी करते हैं 1 ईयर की, उसमें 7% का ठीक है रिटर्न आ गया, बट उसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी को इमरजेंसी पड़ती है, उसको उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जैसा मुझे पता नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है, एफडी में ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। एफडी आप कराते हो और लेट्स सपोज आपका टेन्योर है 1 साल का या 6 मंथ्स का, उस टेन्योर से पहले आप विथड्रॉ कर लेते हो, आपको एक पेनल्टी लगती है। लेट्स सपोज इंटरेस्ट था 7% का, आपको 1% के 2% डिपेंडिंग ऑन द एफडी, वो पेनल्टी लग के आपको 5% के इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। और इसमें अब मिल गया, बट एसआईपी में? एसआईपी और म्यूचुअल फंड में भी देखो अलग-अलग स्कीम्स होती हैं। पैसा निकालने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जिस भी दिन चाहो उस दिन पैसा निकाल सकते हो। उसमें एक एग्जिट लोड के नाम की एक चीज़ होती है, अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले पैसा निकालते हो, तो एग्जिट लोड लगता है आपका। सो सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट आपने आज लगाए 1 लाख रुपए और वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो पैसे हो गए 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख पे 1% का या 50 पैसे का एग्जिट लोड लग सकता है, अगर उस स्कीम में पहले ही लिखा हुआ है तो। अदरवाइज उसमें क्या लिखा हुआ है? एग्जिट लोड मतलब स्कीम स्कीम के जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आप नेट पे पढ़ना चाहें तो अवेलेबल है बहुत सारी साइट्स पे कि उस स्कीम में क्या-क्या क्या लिखा हुआ है। तो उस स्कीम में एग्जिट लोड अगर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली 1 साल से पहले आप निकालते हो, तो वो 1% या 50 पैसा जो आपका पैसा कटेगा वो मतलब एफडी से भी कम? हाँ, ऑब्वियसली देखो एफडी में भी ऐसा नहीं बोलूंगा एफडी से कम, किसी-किसी स्कीम में एफडी में 1% कटता है, किसी में 2% कटता है, तो डिपेंडिंग ऑन द एफडी की स्कीम टू स्कीम, बैंक टू बैंक, इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी डिफर करता है, एएमसी टू एएमसी, स्कीम टू स्कीम। किसी स्कीम में 50 पैसा एग्जिट लोड है, किसी स्कीम में एग्जिट लोड 1 साल का है, किसी स्कीम में 3 महीने का भी है, किसी स्कीम में 7 दिन का भी है। मीन्स अगर आप 3 महीने बाद पैसा निकालते हैं तो कोई पैसा नहीं कटेगा, 7 दिन बाद पैसा निकालते हो तो कोई पैसा नहीं कटेगा। हाँ, 7 दिन से पहले निकाल देते हो तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। एंड 1 साल से पहले निकालते हो तो ऑब्वियसली एग्जिट लोड लग सकता है अगर उसमें लिखा हुआ है तो। अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अदरवाइज जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू होगी उस दिन की, वो पैसा आप विथड्रॉ ईज़िली कर सकते हो। इजीली मतलब कर सकते हैं, यस। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल से जानते हैं कि 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, उसके ऊपर 15% आया, 1,15,000, ठीक है। यस। अभी मतलब जैसे मान लें कि 9 से 10 मंथ हो रखे हैं, तो 1 साल बाद होने वाले हैं, 2 मंथ के बाद, यस। तो मैंने बाहर निकाल लिया, यस। ठीक है। तो इसके पीछे मतलब जो 15,000 मेरे का प्रॉफिट था, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, जो भी है इंटरेस्ट जो भी है, उसमें से कितना परसेंटेज कटेगा? देखो टोटल के ऊपर आपका 1% एक एग्जिट लोड मतलब लगता है। 1,000, 1000, ठीक ठीक है। है 1000 और उसके ऊपर आपका एग्जिट रोड आपको पे करना पड़ेगा उस दिन की जो आपकी वो होगी ना मार्केट की वैल्यू होगी उस दिन की आपके फंड्स की जो वैल्यू होगी। सपोज आपने 1 लाख लगाया और वो ग्रो होके हो गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स या ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स सपोज 9 मंथ्स मैं मान के चल लेता हूँ। तो अब आपको जो एग्जिट लोड लगेगा वो 1500 रुपए लगेगा उसमें 1500 में मतलब बाकी सारा पैसा निकल जाएगा आपका। बाकी सारा मतलब पैसा 1 लाख लगाया, 50,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो गई, 1.5 लाख रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब 1.5 लाख के ऊपर आपका एग्जिट लोड लग जाएगा 1%, ठीक है, जो कि हो गया 1500 रुपए, राइट। और वो 1500 के अलावा आपको सारा पैसा मिल जाएगा अगर आप 1 साल से पहले निकाल रहे हो तो। किसी को इमरजेंसी भी पड़ रही है हाँ, तो ऑब्वियसली निकाल कुछ सकते हैं। स्कीम्स में आप 1% भी नहीं है, कुछ स्कीम में टाइम पीरियड भी कम है, बट 1% भी लग गया तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को पैसा तो मेरा हाँ, 1.5 गुना हो गया, मतलब 50% की ग्रोथ मिल गई मेरे को डायरेक्टली। राइट तो 50% की ग्रोथ कम थोड़ी है मेरे लिए। राइट, मतलब इतना भी कोई रिस्क नहीं है, किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो निकाल इमरजेंसी भी पड़ सकते हो, निकाल सकते हो। निकाल देखो सकते इमरजेंसी पड़ती है आप कहीं पर कभी भी निकाल सकते हो। एफडी की जैसा नहीं है कि हाँ भैया इमरजेंसी पड़ी हैं। पहले और बैंक में जाएंगे, बैंक में जाएं और वहां फिर यहाँ पे सीधा ऐप में क्लिक करो, आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। राइट, काफी अच्छा है। हाँ। अभी बात करते हैं, जैसे हमें
टीवी पे या फोन पे एड्स दिखती हैं सेबी की, ठीक है, यस। बट इसमें हमें कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जिस पे ध्यान देना चाहिए? देखो, एज सच गाइडलाइंस की बात करो तो सेबी इसको टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइंस और अपनी इंस्ट्रक्शंस एएमसीज को देते रहते हैं। राइट। सो जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस है एएमसीज के पास जाती रहती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी एजेंसी है तो उसका इंटरेस्ट रहता है कि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। राइट। ठीक है, तो सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें चेंज करता रहता है और गाइडलाइंस चेंज करता रहता है जो कि एएमसीज के ऊपर वो एप्लीकेबल करता रहता है। और इन्वेस्टर कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है, कि आपको पैसा लगाना है आप लगाओ जिस भी स्कीम में आपको लगाना है, ठीक है, लेकिन एएमसीज जितनी भी हैं उन सबको वो गाइडलाइंस माननी पड़ती है। देयर आर सेवरल डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस। एएमसी मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि मैं बता रहा हूँ कि जो आपका पैसा लगाती है, लगाती जो हैं, ठीक है। 44 तो कंपनीज बट वो तो बता उनके पास जाती हैं, हमें कोई गाइडलाइंस कैसे, हम कैसे देख सकते हैं? देखो वो गाइडलाइंस फ्रीली सेबी की वेबसाइट पे आप जाओ वहाँ पे अवेलेबल है। एमफी Okay. की वेबसाइट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया वहाँ पे जाओ, कोई भी नया रूल आता है वो वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आपको सारी गाइडलाइंस और रूल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मेन सारा तो सेबी ही देखता है ना सेबी एंड एमफी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कर रहे हैं तो वहीं से ही सब कुछ चलता है। ओके। बेसिकली म्यूचुअल फंड तो है तो स्टॉक मार्केट का पार्ट है ना, तो हमें म्यूचुअल फंड में करने के लिए, ठीक है, स्टॉक की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है या नहीं? देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा स्टॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आपको बस मेजरली इतना पता होना चाहिए कि ये कंपनी कैसी है, कैसी परफॉर्मेंस है। अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हो तो हर म्यूचुअल फंड की स्कीम के पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट होते हैं। उस डॉक्यूमेंट में जो कि बोला जाता है बाइबल ऑफ दैट स्कीम, उसमें लिखा होता है कि वो कितना पैसा कौन-कौन सी स्कीम्स में लगाएँगे। उसका लेट्स सपोज 100% ऑफ द फंड है, तो उसमें से कितना पैसा लार्ज कैप में लग रहा है, कितना मिड कैप में लग रहा है, कितना बैंक में लग रहा है, कितना आईटी में लग रहा है, वो सारा मिल जाएगा। एंड दैट टू इज़ आल्सो आपको ये चेक करना है कि कौन-कौन से बैंक में पैसा लगा है, दैट आल्सो यू कैन चेक। कौन-कौन सी आईटी सेक्टर में लगा अपने है। फोन में ही? यस, फ़ोन में वो आपकी नेट पे सर्च करो कोई भी स्कीम, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कौन-कौन से फंड्स में, कौन-कौन सी स्कीम्स में पैसा लग रहा है। तो अब आपको ये पता है कि हाँ भैया आईटी सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज़ कौन-सी हैं, बैंकिंग की टॉप कंपनीज़ कौन-सी है। इतनी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है, दैट इज़ इनफ बस फॉर यू जरूरी टू नहीं है कि इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट को पहले नहीं, नहीं, जानेंगे नहीं, फिर नहीं, म्यूचुअल फंड में आएंगे। ऐसा कुछ अगर ऐसा होता तो फिर हम स्टॉक मार्केट में चले जाते। हाँ, राइट 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 राइट, कोई जरूरी नहीं है। यस। म्यूचुअल फंड में जो हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है, जैसे वो 15% है, 12% है, 30%, उस पे जीएसटी लगता है? नहीं, देखो म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स पे जीएसटी नहीं लगता। जैसे कि मैंने बताया म्यूचुअल फंड में जो हमारी इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ओके। लेट्स सपोज आपने 5 लाख रुपए आज लगाए हाँ जी। और आपको 2 साल बाद वो 5 लाख की वैल्यू आपकी बढ़ती हो गई 10 लाख रुपए, ठीक है? अब जो 10 लाख और 5 लाख के बीच में जो डिफरेंस आया 5 लाख रुपीज़ का, वो 5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल है। उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उस 5 लाख में से भी गवर्नमेंट ने बोलती है कि 1,25,000 रुपए आपका एग्जेम्प्ट है, मीन्स उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? तो टोटल मोटा-मोटी 3,75,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और 3,75,000 के ऊपर आपको 12.5 साढ़े 12% टैक्स लगेगा, जो कि इनकम टैक्स के रूप में आता है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नहीं, लैक्स में डिफरेंस होगा या 12% ही लगेगा? 12.5% साढ़े 12% साढ़े ही लगेगा। 12% रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है? अगर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो 20% लगेगा। 6 मंथ का? हाँ, 1 साल से कम है तो 20% लगेगा, 1 साल से ऊपर आपका पीरियड है तो आपको 12.5% लगेगा, ठीक है? अब इसमें भी हम क्या करते हैं, व्हाट वी सजेस्ट कि 1,25,000 की लिमिट हर साल मिलती है, तो हम उस लिमिट को हर साल क्लेम करा देते हैं। जैसे कि आप सेम डेट में म्यूचुअल फंड सेल कर दो, सेम डेट में म्यूचुअल फंड परचेज कर लो। तो ओके। उससे क्या है 1,25,000 की लिमिट हर साल होगी। मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया था कि 5 लाख रुपए अगर 2 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाएँगे तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 3,75,000 रुपए। अब लेट्स सपोज मैं वो 1,25,000 रुपए की लिमिट पहले साल क्लेम कर लेता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया मुझे। राइट। अब नेक्स्ट ईयर अगेन क्योंकि मैं सेम डे सेल करूँगा, सेम डे परचेज करूँगा तो मेरी एनएवी सेम रहेगी, म्यूचुअल फंड की वैल्यू सेम रहेगी, तो मेरी वैल्यू में कोई भी कटौती नहीं होने वाली है। अब वो सेम वैल्यू को मैंने 1,25,000 पहले साल बेनिफिट ले लिया, नेक्स्ट ईयर भी सेम बेनिफिट दोबारा ले लिया, तो मैंने 2 बार बेनिफिट ले लिया। तो अब मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? गेस करो। मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा 10 लाख माइनस 5 लाख,
अब 5 लाख में से पहले मैंने 1,25,000 माइनस किए थे, अब मैं 1,25,000 और माइनस कर दूंगा, तो मुझे टैक्स सिर्फ पे करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको एज ए एडवाइजर। एडवाइजरी बता सकता है। आप अगर ऐप से करते हो तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि ये कब करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टैक्स प्लानिंग। जो टैक्स के अंदर लूपहोल्स होते हैं, कुछ लैकुनाज होते हैं, वो ढूंढ के कि भाई कैसे सामने वाले का टैक्स बचा सके। तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो मोटा मोटी आपका 30,000 का टैक्स, अगर आप 37% सॉरी 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो आपका 1 लाख के ऊपर 30% टैक्स देख लो कितना होगा, तो 1,25,000 मोटा मोटी 37,000 रुपए का टैक्स बच जाता है आपका, अगर ये पैसा आपका एफडी में लगा हुआ होता तो। जो भी वीडियो देख रहे हैं इनसे जल्दी जल्दी संपर्क करें, इनसे जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमें आज, और आगे बढ़ते हैं। जैसे एफडी में, आरडी में, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स रहते हैं या बुक्स रहती हैं, जैसे भी रहता है, तो इसमें कैसे रहता है, मतलब इसमें कैसे ओके, देखो म्यूचुअल फंड में भी आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और जो अकाउंट क्रिएट होता है, एक तो डीमेट अकाउंट क्रिएट हो सकता है, दूसरा होता है नॉन डीमेट अकाउंट। तो दोनों तरीके से कोई भी एक अकाउंट आपका क्रिएट होता है, और वो अकाउंट में ही फिर आपको होल्डिंग्स अपनी सारी दिख जाती है, कि चाहे वो डीमेट अकाउंट हो या नॉन डीमेट अकाउंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि डीमेट है या नॉन डीमेट है। रीजन बीइंग, आज के टाइम पे उसको नॉन डीमेट को फिजिकल बोलते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। आपके पास आज के टाइम में हार्ड कॉपी तो कोई आती नहीं है। तो यस, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है कि यस, हमें एक अकाउंट अलग से खोलना पड़ता है, उस अकाउंट के थ्रू ही हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऐप से केवाईसी कर सकते हो, जिसमें आपको अपने नॉर्मल केवाईसी के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो हर चीज के लिए केवाईसी आजकल चाहिए। आजकल तो आपको जाना जरूरत नहीं है, जिसके भी थ्रू आप कर रहे हो, चाहे कोई आपके थ्रू कर रहे हो, चाहे एडवाइजर के थ्रू कर रहे हो, चाहे बैंक के थ्रू कर रहे हो, वहां पे आप अपने केवाईसी सबमिट करो, वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे वो प्रोसेस करना है। मतलब बैंक भी एडवाइजर का ही तरीके से काम कर रहे हैं। बैंक भी काइंड ऑफ एक एडवाइजर ही है। बैंक जैसे एएमसी है, एचडीएफसी एक एएमसी है, तो एचडीएफसी का ही जो एक एचडीएफसी एएमसी ने, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बैंक को अपना एक वो बना दिया, ऑथराइज पर्सन बना रखा है। तो उस बैंक के थ्रू आप जब भी जाते हो तो आपको बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए बोलते हैं बैंक कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, या इंश्योरेंस ले लो, या ये ले लो, या वो ले लो, क्योंकि उन बैंक के पास वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बैंक के पास एचडीएफसी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, एचडीएफसी की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है, एचडीएफसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, एचडीएफसी का बैंक भी है। तो अब वो अंडर वन रूफ उनको मिल रहा है। इसी तरह से सारी जो आईसीआईसी हो गई, एचडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, इन सबकी एएमसीज है, और इन सबके ये सारे अदर प्रोडक्ट भी है। सिमिलरली आप एडवाइजर के थ्रू भी करते हो, जैसे हमारे थ्रू भी कोई पर्सन जब आता है तो हम उसका सिंपली केवाईसी करवाते हैं। केवाईसी करवाने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है एनएससी बीएससी में। ओके, तो केवाईसी के लिए मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं? नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, दैट्स इट। राइट, यस, ठीक है ठीक है। अब लास्ट में टैक्स के ऊपर बात करते हैं कि जैसे एफडी में टैक्स लगता है, ऐसे आपने बताया कि इसमें इनकम टैक्स लगता है, तो हम कैसे कम से कम टैक्स बचाएं, दोनों में से कैसे कर सकते हैं? देखो दोनों में अगर टैक्स की बात करें तो अगर आपकी इनकम, लेट्स सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि 30% स्लैब में आती है, मान के चल रहा हूँ 15%, 15 लाख की इनकम है, तो आपकी इनकम आ रही है 30% स्लैब में, तो एफडी में आपका जो टैक्स लगेगा वो 30% लग जाएगा, क्योंकि स्लैब के हिसाब से टैक्स लग रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको फ्लैट जो टैक्स लगता है वो 12.5% लगता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपेयर करता हूँ तो एफडी से काफी कम है टैक्स रेट। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने सपोज इंटरेस्ट अर्न करा 1 लाख रुपए का, तो सीधा सीधा 30% टैक्स आपका कट जाएगा, और वो टैक्स भी पहले टैक्स कट जाता है अक्रू होने के बेस पे ही, और वो पैसा बाद में मिलता है। लेट्स सपोज मैंने एफडी करी 2 साल की, तो पहले साल का पैसा टैक्स कट गया मेरा, क्योंकि वो बैंक काट लेता है 10% टीडीएस। उसके बाद जब हम रिटर्न फाइल कराने जाते हैं तो रिटर्न फाइल करते टाइम एडिशनल 20% जमा कराना पड़ जाता है, जबकि वो पैसा मेरे अकाउंट में अभी तक आया ही नहीं है, वो पैसा अभी भी बैंक के पास एक्रू है। और तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में क्या है, पैसा आने से पहले टैक्स कट गया, तो 30% कट रहा है वो भी। ठीक है, म्यूचुअल फंड के केस में आप देखो तो 12.5% टैक्स कटता है, और 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं कटता, और वो 1,25,000 की लिमिट हर साल मिल जाती है, जो भी मैंने आपको बताया था। सेकेंडली क्या बोलते हैं, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 1 साल से पहले भी आप सेल कर देते हो, तो आपको 20% टैक्स रेट कम है। तो एनी हाउ म्यूचुअल फंड में टैक्स रेट अगर आप कंपेयर करो तो भी कम है, रिटर्न्स भी ज्यादा है, तो हम क्यों एफडी की तरफ जाएं? राइट हमें म्यूचुअल फंड ही बेस्ट लगता है हर चीज में, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। राइट 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 राइट। सर अभी छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, चलिए। जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आप यस और नो में आंसर दीजिए। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गारंटेड है कि मिलेंगे ही मिलेंगे? नो, सो गारंटी नहीं है, रीजन बीइंग मार्केट से लिंक्ड होती है चीजें, सो गारंटी यहाँ पे नहीं मिलती है, तो आंसर इज नो। ओके। केवाईसी जरूरी है? यस, वेरी मच। ओके। क्या एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? देखो, डिपेंड्स कि मार्केट कैसा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, सारे बेनिफिट चाहिए, तो एसआईपी बेस्ट है। अगर आप मार्केट डाउन है और उस टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लमसम इन्वेस्ट करना बेटर है। ओके, मतलब लमसम एसआईपी से बेस्ट है। ऐसा नहीं बोलूंगा, देखो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हाँ, है। ओके ओके ओके। सो एसआईपी आप एक एवरेज रिटर्न दिला देता है, लमसम जब मार्केट डाउन होता है उस टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तब रिटर्न अच्छी आ जाती है उससे। ओके ओके। क्या सेबी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है? यस, सभी म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। ओके। क्या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट के लिए? देखो, म्यूचुअल फंड, इफ यू टॉक अबाउट, कंपेयर करो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, तो इस टाइम मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड काफी बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपको सेफ भी रखता है और आपको रिटर्न्स भी अच्छी दे देता है। बाकी ऑप्शंस क्या तो सेफ नहीं है, जैसे क्रिप्टो है, सेफ नहीं है, स्टॉक मार्केट है, सेफ नहीं है, रिटर्न्स ज्यादा है ऑब्वियसली, नो डाउट, लेकिन सेफ्टी भी चाहिए, हमें हमारा पैसा डूबना भी नहीं चाहिए। और बाकी ट्रेडिशनल प्लान्स आप देखते हो कि उसमें रिटर्न्स कम है। राइट। ओके। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस जरूरी है? नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी नहीं है। आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो। विद एडवाइजर आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है बहुत सारी चीजों का, कि वो एडवाइजर आपको बताता रहता है कि अभी मार्केट की कंडीशन कैसी है, अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप खुद भी इन्वेस्ट करना चाहो, तो आप ऐप के थ्रू खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। कर सकते हैं। यस। ओके ओके। म्यूचुअल फंड जीरो अकाउंट से खुल जाता है? म्यूचुअल फंड में कोई अकाउंट क्रिएट करने के लिए चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। आपका जो डीमेट का चार्ज है, कुछ कंपनीज लेती है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। उसके बाद ही? उसके बाद जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा है, देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट। ओके। क्या सिप में इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो, ईएलएसएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ईएलएसएस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसमें। जो रिटर्न्स होती है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। बट अगर आप नॉर्मल स्कीम्स में करते हो, तो उसमें जो रिटर्न्स होती है वो एग्जेम्प्ट नहीं होती है, बट उसमें टैक्स का बेनिफिट जो है, जो कि मैंने बताया, एफडी और म्यूचुअल फंड में कम टैक्स लगता है। ओके। क्या सिप में इन्वेस्ट करने से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, सिप में इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर मिलता है हमें। लमसम से ज्यादा? नहीं, लमसम भी कंपाउंड होता रहता है, मतलब आपने पैसा डाल दिया, एक पूल में डाल दिया, तो वो चाहे सिप डालो या लमसम डालो, सो कितना लंबा टाइम आप रख रहे हो वो मैटर करता है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको दोनों में मिलेगा, लमसम में भी, सिप में भी। सिप ये है कि आपकी एक इन्वेस्टिंग हैबिट डेवलप कर देता है, कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा धीरे 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 सेव होता रहता है। लमसम में है कि मेरे को आज मन करा, मैंने आज 20,000 डाल दिए, कल मन करा, मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए। सिप में आपने बोल दिया कि ठीक है, मैं साल के भैया 2 लाख डालने हैं, तो हर महीने मेरे अकाउंट से एक एवरेज अकाउंट डिडक्ट कर लो। ओके, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ स्कीम्स के बारे में बताएं, कि अभी सारा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लिया है और व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, तो थोड़ी स्कीम्स के ऊपर बात देखो, करते हैं। स्कीम्स वैसे ओपनली मैं नाम नहीं ले सकता हूँ किसी भी एमसीज का या किसी भी स्कीम्स का। यही बता सकता हूँ, जैसे मैंने बताया कि आप प्लानिंग करके चलो, कि कुछ पार्ट आपका लार्ज में लग रहा है, कुछ स्मॉल में लग रहा है, कुछ मिड में लग रहा है, एंड दैट टू इज ऑल्सो, आप अपना रिस्क एपेटाइट चेक करो कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, हाउ मच रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग। लार्ज कैप ब्लू चिप में रिटर्न्स मैं बताता हूँ कि थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड में रिटर्न थोड़ी लार्ज से ज्यादा रहती है, स्मॉल में और ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पर रिस्क भी उतना ही डबल हो जाता है। सो यू नीड टू सी कि कौन सी एएमसीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली हर स्कीम के ना कुछ बेस्ट कैटेगरी 5 अगर आप देखोगे तो मिल जाएंगे। सो टॉप 5 स्कीम ऑफ कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना रिस्क बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा। उतना रिटर्न बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखी हुई ये मूवी, रिस्क है तो इश्क है, तो अगर आप जितना रिस्क ज्यादा लोगे, उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा। बट रिस्क के पीछे ना जाए, हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लॉन्ग टर्म में एक एवरेज रिटर्न मिल जाए, 15% की अगर एवरेज रिटर्न कोई निकाल लेता है, तो आई वुड से दैट कि उसके लिए काफी अच्छा है। उतनी अगर वो रिटर्न हर साल निकल जाती है, ये तो वही बात होगी, चाहे बंदा हो चाहे स्टॉक हो, जाना तो ऊपर ही है। जाना तो ऊपर ही है। राइट राइट। ओके, अभी हम पॉडकास्ट के लास्ट में आ चुके हैं, ठीक है? आपकी तरफ से सबके लिए कोई मैसेज?
देखो मेरी तरफ से मैसेज यही है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट एक्टिंग नाउ। आप बैठे रहते हो, सोचते रहते हो कि मैं कल इन्वेस्ट करूंगा, परसों करूंगा, या फिर मार्केट डाउन आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे। देखो कोविड में भी हमने देखा था कि मार्केट 2 दिन के लिए ही गिरा था, उसके बाद फिर मार्केट उठ गया, एंड उस दिन से लेकर आज तक आप मार्केट देखो उठ ही रहा है। ठीक है, अभी पिछले 4-5 दिन से, या आई वुड से दैट कि 1 वीक से मार्केट थोड़ा डाउन है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो उस टाइम पे भी अब अभी भी आपके लिए इन्वेस्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप सोचते हैं कि भैया मार्केट बिल्कुल ही 50,000 रुपये आएगा बीएससी, या फिर और नीचे आएगा, तो नहीं आने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्ट करना बहुत जरूरी है। आज से ही स्टार्ट करो, चाहे सिप स्टार्ट करो चाहे लमसम। सिप में ये बेनिफिट है कि आपने सिप स्टार्ट कर दी तो वो पैसा आपका हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा। लमसम में कई बार होता है कि यार मुझे याद नहीं रहा, मैंने पैसा खर्च कर दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, किसी को उधारी दे दिया। अब सिप में तो यह है कि 7 तारीख को सैलरी है, आप 8 तारीख की सिप डलवा दो। 30 तारीख को सैलरी है, 1 तारीख की सिप डलवा दो। तो अब 1 तारीख को जितना पैसा आपके पास आया उसमें से 10%, 20% ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, उतना पैसा तो निकल चुका आपके अकाउंट से। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि आपको ये अज्यूम करना है कि अब जो बचे हुए पैसे वही मेरी सैलरी है। उसी सैलरी से आपको अपने खर्चे निकालने हैं। सो एक ही मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है, एक्ट करें, स्टार्ट करें, और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। दिस इज माय मैसेज टू द व्यूअर्स। ओके, मैसेज में से मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जैसे मान लो किसी की सैलरी थोड़ा सा लेट हो जाती है किसी कारणवश, यस। तो उसके लिए फिर मतलब वो प्रॉब्लम आती है क्या, मतलब वो काटते हैं तो? देखो अगर सैलरी लेट हो जाती है तो अगर सपोज आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको पता चल गया कि सैलरी लेट आ रही है, तो आप 5 दिन पहले आप अपनी एसआईपी रोक सकते हो। सो सपोज उस मंथ की आपको इंडिकेशन मिल गई कि आज 7 तारीख, इस महीने 7 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी 10 तारीख को। राइट। तो आप उस मंथ की एसआईपी को आप रोक सकते हो, पोस्ट कर सकते हो आप उस मंथ की एसआईपी को। तो अगर आप पोस्ट नहीं करते तो भी कुछ नहीं होता है, बट बैंक उस पर चार्जेस काट लेता है एसआईपी फेलियर के। सो वो चार्जेस से बचने के लिए आप सीधा उसको चाहे एडवाइजर को फोन कर दो या ऐप में आप उसको रोक दो, आपकी एसआईपी रुक जाएगी, तो आपको चार्जेस पे नहीं वो करने नेक्स्ट मंथ से फिर कंटिन्यू कर ले? नेक्स्ट मंथ से फिर वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी उसको। अच्छा, बस ऑटोमेटिकली हाँ, कंटिन्यू हो जाएगी। आप बोल दो कि 1 महीने के लिए एसआईपी नहीं करनी है, तो उसमें ऑप्शन है 1 मंथ स्किप कर अच्छा, सकते मतलब हो। किसी ने 5 मंथ करी, कुछ कारणवश नहीं करता 6 मंथ, तो Yes. 7 मंथ तक फिर से शुरू कर, ऑटोमेटिकली तो वही रिटर्न मिलेगा, मतलब जैसा चल रहा था वही। चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये थैंक पॉडकास्ट। यू फॉर योर टाइम एज वेल। आपने भी अमृतसर से आप स्पेशली यहाँ पे आए हो पॉडकास्ट करने के लिए, एंड पूरा टाइम दिया अपना। एंड आई होप व्यूअर्स को ये काफी अच्छी लगेगी ये सीरीज हमारी, एंड इन फ्यूचर वी विल कीप डूइंग दीज काइंड ऑफ। आपके एक्सपीरियंस पे और भी बात करना चाहता हूँ मैं, काफी क्वेश्चंस अभी और हैं, म्यूचुअल फंड के तो क्लियर हो गया, अभी और चीजों के ऊपर भी है, टैक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। कोई नहीं, आपकी जब परमिशन होगी तो हम जरूर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं।